चलो ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं लोग। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ कुषाण वंश, ठीक है। तो कुषाण वंश में हम लोग क्या जाना, देखो बहुत सारे बच्चे अगर पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो उनको पता होगा कि कुषाण वंश कौन सा है, ये विदेशी शासक है, ठीक है। तो कुषाण वंश में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि ये कहाँ से आए थे। तो सबसे पहले ये देखो, कुषाण वंश से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, या इससे बाहर एक भी आपको पॉइंट जो है एक भी नहीं से, मतलब कुषाण के बारे में यानी कि कुषाण वंश के बारे में पूरा कहानी आप अच्छे से समझ जाओगे, मेरी गारंटी है। उतना ज़्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे कुषाण आए कहाँ से थे, तो मध्य एशिया से। अब ये कमेंट करके आपको बताना है कि एक और शासक था जो मध्य एशिया से आया था, जो पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ। वो आपके काम बनता है कि कमेंट कर बताएं, ठीक है। तो मध्य एशिया से कौन शासक आए, कुषाण शासक। और ये कौन से कबीला के थे, तो यूची कबीला के। कौन से कबीला, यूची कबीला के था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इनके क्षेत्रफल कहाँ था, तो आमू दरिया से लेकर गंगा तक, यानी कि एशिया के ऊपर वाले क्षेत्र में देखेंगे यहाँ पे एक नदी आमू दरिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का है भारत में गंगा नदी। ये ऐसे देखेंगे, मान ली भारत में ये उत्तराखंड से निकलता है गंगा, ऐसे यूपी बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक किसका शासन था, कुषाणों का शासन था, ठीक है। वही बात बोल रहा है कि आमू दरिया से लेकर गंगा तक किसकी शासन थी, कुषाणों का शासन था, ठीक है। उसको देखेंगे तो अब क्या है, यहाँ ये 3 पॉइंट एकदम रट जाओ। क्या है, ये 3 पॉइंट रट जाओ। कौन कौन, ये तीनों को रट जाओ। क्या है इसमें तीनों में, क्या रटने वाला है, क्यों रटने वाला है, ये देखो। पूछता है कि कुषाणों का संस्थापक कौन था, यानी कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुडुल काडफिसस। क्या नाम था, कुडुल काडफिसस। फिर पूछेगा वास्तविक संस्थापक कौन था, तो विम काडफिसस। कौन था, विम काडफिसस। फिर पूछेगा प्रतापी शासक कौन था कुषाण वंश में, तो कौन था, कनिष्क था। कौन था, कनिष्क था। इसने राज्याभिषेक कब किया, तो 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक किया। कौन किया, कनिष्क किया। तो अब देखो 3 चीजें बताए, उसको आप दिमाग में पहले लोड करो कि याद हुआ कि नहीं हुआ। पूछेगा कुषाण का वास्तविक संस्थापक, तो कुडुल काडफिसस। रियल वास्तविक संस्थापक यानी कि वास्तविक संस्थापक, तो विम काडफिसस। और उसके बाद पूछेगा कि कुषाणों का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो कनिष्क था। कौन था, कनिष्क था। और उसने अपने राज्याभिषेक कब कर रहा है, तो 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कर रहा है। कब कर रहा है, 78 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक कर रहा है, ठीक है। इसी 78 ईस्वी से क्या मानते हैं हम लोग, शक संवत शुरू होता है। शक संवत क्या है, शक संवत एक कैलेंडर है। शक संवत क्या है, कैलेंडर है। उसी तरह विक्रम संवत पिछले क्लास में बताए थे कि विक्रम संवत भी एक कैलेंडर था, जिसमें बोले थे कि 57 BC से शुरू हुआ, तो उसको 57 क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, यानी 57 माइनस करते हैं। और शक संवत निकालना हो तो 78 प्लस कर लेते हैं, तो निकाल देते हैं। यानी कि अगर पूछा जाए कि आज के समय में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है, यानी कि अमेरिकी जो कैलेंडर है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं लोग, ग्रेगोरियन कैलेंडर उसको बोला जाता है। तो मान के चलो 2022 चल रहा है, तो पूछेगा शक संवत कितना हो जाएगा, तो 2022 में 78 जोड़ दोगे तो 2100 लगभग हो जाएगा। 2100 ही होगा, तो 2100 चल रहा है शक संवत के हिसाब से। और पूछ देगा कि विक्रम संवत के हिसाब से कौन सा साल चल रहा था, विक्रम संवत के हिसाब से 2022 में 57 माइनस कर दोगे तो जितना निकलेगा वही हो जाएगा विक्रम संवत। समझ आया कि नहीं समझ आया। तो ये कब से शुरू हुआ, तो ये कनिष्क के राज्याभिषेक जो 78 ईस्वी से हुआ ना, उसी समय से शक संवत कैलेंडर शुरू हो गया। समझ आया कि नहीं समझ आया। अब जो है पाटलिपुत्रा में बौद्ध भिक्षु अश्वमोगी, ये क्या है, देखो बहुत पहले जब बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि बौद्ध धर्म का जो चौथी बौद्ध संगति हुई वो कनिष्क करवाया। कहाँ करवाया, तो कुंडलवन में करवाया। कुंडलवन में ये चौथी बौद्ध संगति हो रही है, वहां पे ये क्या किया, उससे पहले ये बिहार के पाटलिपुत्र क्षेत्र में आया था, आक्रमण किया था। और बिहार से क्या किया था, बौद्ध भिक्षा पात्र जो है, ये जो गौतम बुद्ध का जो भिक्षा पात्र था उसको उठा लिया। और साथ में बिहार के पाटलिपुत्र क्षेत्र में एक बहुत विद्वान थे, उनका नाम था क्या, अश्वघोष, उनको भी उठा के लेके चला गया। कहाँ लेके गया, कुंडलवन कश्मीर में लेके चला गया, ठीक है। वहीं पे लेके किस ले गया, तो चौथी बौद्ध संगति कराने के लिए। लेकिन वहां पे विरोध हो गया कि ये अब दूसरे क्षेत्र से लोग के लेके आइएगा और यहाँ पे बौद्ध संगति, इतना बड़ा बौद्ध संगति हुआ, उसका हेड बना दीजिएगा, ऐसे थोड़े चलेगा। हम लोग कोई कम है क्या विद्वान का, मतलब वहाँ के जनता, वहाँ के लोग गुस्साने लगे। तो उसको उस स्थिति में देखा कि विद्रोह ज़्यादा हो रहा है, विरोध ज़्यादा हो रहा है, विरोध। तो क्या किया, वहाँ का लोकल जो पंडित था, यानी लोकल जो बौद्ध भिक्षु जो था, उसका नाम था क्या, वसुदेव। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है ना। वसुदेव बोल रहा हूँ। वसुमित्र जो था क्या बना, अध्यक्ष बन गया, ठीक है। वसुमित्र क्या हुआ, अध्यक्ष बन गया। लेकिन इसको जो क्या किया गया, अब अश्वघोष को तो लेके गया था, तो क्या करता, इसको बना दिया उपाध्यक्ष। क्या बना दिया, उपाध्यक्ष। यानी कि चौथी बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष कौन था, अश्वघोष था। और अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र था। बता चुके हैं कि महाकश्यप, साबकमीर, उसके बाद मोगलीपुत्तिस, और उसके बाद से वसुमित्र, ये अश्वघोष, ये 4 बौद्ध संगति हुई। और चारों जो पुरोहित जो थे उनके बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। अब ये बौद्ध भिक्षु का क्या ले गया, भिक्षा पात्र ले गया, भिक्षा पात्र है।
गौतम बुद्ध का भिक्षा पात्र लेके उठा के लेके चला गया। कौन लेके गया? ये कनिष्क लेके चला गया। कहाँ आया था? पाटलिपुत्र से उठा के लेके गया था। अब देखो, अब इसके दरबार में कुछ बहुत सारे विद्वान लोग रहते थे, बहुत सारे विद्वान जो है इसके दरबार में रहते थे, जिसमें से पार्श्व थे, पार्श्व के बाद वसुमित्र थे, वही वसुमित्र जिसको बताएं कि चौथी बौद्ध संगीति में क्या किया? अध्यक्षता किया। चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष रहा, यही वसुमित्र का अभी बता रहे थे, ठीक है। उसको अश्वघोष जिसने क्या किया? जो उपाध्यक्ष रहा चौथी बौद्ध संगीति का। और साथ ही साथ क्या हुआ कि ये क्या किया? बौद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखा। बौद्ध चरित्र पुस्तक किसने लिखा है? तो अश्वघोष ने लिखा है। चौथी बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नागार्जुन। ये जो विद्वान थे ये कनिष्क के दरबार में, इन्होंने क्या किया? सापेक्षता का सिद्धांत दिया। क्या चीज का दिया? सापेक्षता का सिद्धांत। यही सापेक्षता का सिद्धांत जो आइंस्टीन ने भी दिया है, उसी का सिद्धांत बहुत पहले नागार्जुन दे चुके थे, जो बाद में आइंस्टीन दिया। इसीलिए भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। याद रखना, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन, याद रख कर लो, आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन किसे कहेंगे? नागार्जुन को। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ये सापेक्षता का सिद्धांत जो इज इक्वल टू MC स्क्वायर है, सापेक्षता का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो बाद में आइंस्टीन दिया, लेकिन उससे पहले नागार्जुन दे चुके थे, इसका सिद्धांत के बारे में बता चुके थे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो चरक नामक जो वैद्य जो था, वैद्य यानी कि डॉक्टर, चरक नामक डॉक्टर किसके शासनकाल में था? तो कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के दरबार में रहता था वो। उसने क्या लिखा? चरक संहिता नामक बुक लिखा, ठीक है। क्या था? वैद्य था, ठीक है। वैद्य यानी डॉक्टर था। चरक क्या था? डॉक्टर था। नागार्जुन सापेक्षता का सिद्धांत दिए। इन्हें भारत का क्या बोलते हैं? आइंस्टीन बोला जाता है। अश्व जो घोष है क्या किया? चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष रहा और बौद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखा। वसुमित्र जो भी है वो भी चौथी बौद्ध संगीति में शामिल होते हैं और ये अध्यक्षता करते हैं चौथी बौद्ध संगीति। एक और विद्वान का क्या नाम है? पार्श्व नाम है, ठीक है। ये जितने भी 4-5 विद्वान हैं ये सब किसके दरबार में थे? किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के समकालीन, कनिष्क के दरबार में थे। समझ आया कि नहीं समझ आया? अब जो कनिष्क जो था वो किस धर्म को मानता था? तो कनिष्क जो है महायान धर्म को मानता था। देखो, मैं बताया था कि जो बौद्ध धर्म जो है, बाद में बौद्ध धर्म जो 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान, और फिर महायान भी 2 भागों में बट गया, ब्रजयान और शून्यवाद, ठीक है। ब्रजयान और शून्यवाद। शून्यवाद को ये मानने वाले थे नागार्जुन, और महायान को मानने वाला कौन था? कनिष्क था। महायान में मैं बोला था कि थोड़ा सा इसमें धन वगैरह रख सकते हैं, सोना वगैरह पहन सकते हैं, इसीलिए इस धर्म को, इसको जो महायान मतलब बौद्ध धर्म का ही जो ब्रांच था महायान, उसको फॉलो करता था कनिष्क। और जो ब्रजयान में बताया था कि बौद्ध धर्म बता चुका हूँ, जो ब्रजयान जो था ना, जो बौद्ध धर्म का जो ब्रांच मानो, यानी उसी का शाखा जो ब्रजयान है, जो बाद में अलग ब्रांच बन गया, वो उसमें क्या है? हर चीज मतलब फ्री है। दारू, शराब, नशा, हर चीज फ्री है। चोरी चपाटी कुछ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि एक तरह से मान के चलिए तो नाम है बौद्ध धर्म का हिस्सा था, लेकिन बौद्ध धर्म वो किसी कहीं से भी नहीं दिखता है, वो पूरा तरह से नास्तिक दिखता है। उसी धर्म को फॉलो करता है कौन? अमेरिका, चाइना, श्रीलंका, ये सब जितने भी बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले हैं, यही कौन सा बौद्ध धर्म के कौन सी शाखा को फॉलो करते हैं? ब्रजयान को। इसीलिए वो नास्तिक के किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते। देखो चाइना में अभी भी देखोगे ना, हमको लगता है कि 80% से ज़्यादा लोग हैं ना जो धर्म पर विश्वास नहीं करते। उनको तो मिल जाए तो वो तो साला आदमियों को भी कच्चे खा जाएगा, सब चीज़ तो कच्चा खैबे करता है लोग, आदमी को भी वो खा जाएगा, तो ठीक है, आदमियों को खा जाएगा सब। वो किसी भी धर्म को नहीं फॉलो करता लोग। जबकि देखो बौद्ध धर्म में चींटी को भी मार के खाना मतलब पाप है, यानी कि किसी जानवर को भी नहीं मारना है, बौद्ध हो चाहे जैन हो। और उसी धर्म को फॉलो करने वाले सब कुछ को खा जा रहे हैं, कोरोना को भी खा जा रहा है, चुट्टी वाला क्या क्या खा जा रहा है, कोई पता नहीं है, ठीक है। तो समझ आया कि नहीं समझ आया? तो ये महायान को मानने वाला कौन था? कनिष्क था। और शून्यवाद को मानने वाला कौन था? नागार्जुन था। और वर्तमान में देखेंगे तो ब्रजयान को मानने वाला कौन है? तो चाइना है, श्रीलंका है, बहुत सारे देश है जो ब्रजयान को मानते हैं। ब्रजयान में क्या है? पूरा खुल्लम खाल छूट है, पूरा एकदम बकवास हो गया, समझो, वो धर्म को एकदम बदनाम कर दिया गया। अब एक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो बुक नाम के एक नाम है बुक का, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये जो बुक किसने लिखा है किसी को पता ही नहीं है। यानी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो अज्ञात बुक है, यानी कि इसके बारे में किसी ने कौन लिखा है, इस बुक का राइटर का नाम नहीं पता, लेकिन उस बुकवा में बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसी बुक में लिखा है कि कनिष्क जो है वो व्यापार करता था, किससे? रोम से व्यापार करता था। यानी कि कनिष्क का जो व्यापार था रोम तक फैला हुआ था। क्या था? रोम तक फैला हुआ था इसका व्यापार, ठीक है। यानी ये बिजनेस रोम तक करता था। रोम कहाँ? इटली में, ठीक है, इटली की राजधानी, ठीक है। अब एक और चीज इसमें क्या फेमस है, तो नाशपाती का प्रचलन इसी ने शुरू किया। नाशपाती का प्रचलन किसने शुरू किया? तो कनिष्क के ही शासन काल के समय नाशपातियों का
प्रचलन आया, यानी कि नाशपाती उसी समय से शुरू हुआ। उसके बाद देखेंगे यहाँ लिखे हिप्पालस मानसून खोजकर्ता। देखो हिप्पालस जो नाम है ना, ये ज्योग्राफी वगैरह जो पढ़ाएंगे उसमें मानसून जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे कि एक अरब यात्री था जिसका नाम था हिप्पालस, उसी ने मानसून को खोज किया था। समुद्र में घूम रहा था ना तो उसी समय वो मानसून की वो पता लगाया, यानी कि सबसे पहले मानसून को पता किसने लगाया था? हिप्पालस ने लगाया था। कौन था? एक अरब यात्री था। कौन था? अरब यात्री था। ठीक है, तो याद रखना हिप्पालस मानसून खोजकर्ता अरब यात्री। ये किसके शासनकाल में ये सब हो रहा है? तो कुषाण के शासनकाल में, कुषाण वंश के शासनकाल में। और राजा कौन है? तो कनिष्क के राजा, मतलब कनिष्क शासक के समय में ये सारी घटनाएं हो रही है, यानी हिप्पालस, मानसून खोजकर्ता, अरब यात्री, ये सब कनिष्क के शासनकाल में ये सब घटनाएं हो रही है। अब एक रेशम मार्ग लिखे हुए हैं। देखो चाइना क्या था ना, प्राचीन समय में भी और वर्तमान में भी वैसे ही कर रहा है चाइना। बहुत प्राचीन समय में क्या किया था चाइना जो क्या किया था प्राचीन समय में अपना एक मार्ग बनाया था जिसको बोलता था वो रेशम मार्ग। उसी मार्ग से देश विदेश में रेशम को बेचता था। वो जो मार्ग था ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, ये सब क्षेत्र को होते हुए पूरा यूरोपियन कंट्री, फिर इधर आ जाएगा तो एशियन कंट्री, मतलब पूरा यूरोप एशिया पर कब्जा किए हुआ था। कौन? चाइना कब्जा किया हुआ था। मतलब कब्जा करने का मतलब है व्यापार की दृष्टि से कब्जा किया था, मतलब बिजनेस उसका जो है पूरा दूर दूर तक फैला हुआ था। कनिष्क जो था ना, भारत का जो शासक कनिष्क जो था, वो क्या किया कि वो उसी रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया। कैसे कब्जा कर लिया अभी बताएं कि चाइना से अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए कहाँ जाता था? यूरोप साइड में जाता था, मध्य एशिया में जाता था और यूरोप तक जाता था। किसका? चाइना का बिजनेस जो है, रेशम मार्ग जो है, जिसको रेशम मार्ग कहा जा रहा है, मतलब कि जो रेशम वो बेचता था वहां तक। तो क्या किया, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र जो था ना, उसी पर कब्जा कर लिया। कौन? कनिष्क कब्जा कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे क्या पूरे रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया कनिष्क। यानी कनिष्क जो था मार ठटा के किसको रखता था? ये चाइना वालों को रखता था। ठीक है, वही चाइना आज भूल गया। ठीक है, चाइना वाले को कनिष्क जो आज जो एक सड़क का जो करंट वगैरह में बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका नाम रखा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो देखेंगे ऐसे तो ये भारत का मैप हो गया, यहाँ पे आ जाएगा पाकिस्तान आ जाएगा। ठीक है, ये जो हो जाएगा चाइना आ जाएगा। ये चाइना क्या किया है ना, यहाँ से एक रोड ऐसे बनाया ये, और ये वाला क्षेत्र तो ऑलरेडी जो ये पाकिस्तान जो है कब्जा करके रखा है, जिसको बोलते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। यही ये जो इस रेखा को बोलते हैं LOC है ना, LOC कहते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पर दे दिया गया और इसके पीछे जो क्षेत्र जितना भी है ये क्या किया है पाकिस्तान में, जो इसको खा गया है, मतलब कब्जा करके रखा हुआ है। यहीं से एक सड़क निकला है। कौन सी सड़क? इसी को बोलते हैं CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। निकला है भारत से, लेकिन जबरदस्ती बोलता है लोग कि पाकिस्तानी रोड है। ठीक है, तो यहाँ से ये गया है और यहाँ से क्या किया, पूरे यूरोप वगैरह में हर जगह रोड बना रहा है, कनेक्टिविटी जोड़ रहा है ताकि अपना बिजनेस को बहुत बेहतर स्तर से बढ़ा सके। यही काम वो प्राचीन समय में भी किया था चाइना वाला। वही चाइना आज फिर से वो शुरू कर रहा है, अपना पूरा बिजनेस को बढ़ा रहा है। तो बढ़ाने दो, क्या दिक्कत है? फिर से एक भारत का कोई कनिष्क का आएगा और वही CPEC पर कब्जा करेगा, क्योंकि फिर ये गया है हमारे देश से और उस समय भी लेके गया था हम ही लोग के देश से, पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए लेके गया था। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान पहले भारत में था ना जी, अखंड भारत में सब था। तो भारत से लेके गया था चाइना वाला, बस क्या किया, कनिष्क उठ के क्या किया, पूरा कब्जा कर लिया। किस पे? रेशम मार्ग पर। तो इसको बनाने दो इकोनॉमिक कॉरिडोर, फिर से भारत का एक कनिष्क आएगा और कब्जा कर लेगा उस पर। ठीक है, तो ये जो रेशम मार्ग जो है, इस पे कनिष्क का कब्जा था, पूरा तरह से कंट्रोल कर लिया था। बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था इससे इसकी सुधर गई थी, बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह इससे लेता था लोगों से। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो इसकी मृत्यु कब हो गई, तो 105 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जा रही है, यानी 105 ईस्वी में ये मर जा रहा है। ठीक है, समझ आए कि नहीं समझ? 78 ईस्वी में ये अपना राज्याभिषेक करा रहा है। ठीक है, 78 ईस्वी से लेकर 105 ईस्वी तक ये अपना शासन करता है और 105 में टपक जाता है, मर जाता है। सामंत इसके कौन थे? सामंत जो थे इसके गुप्त थे। अब सामंत क्या है, इसके पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ होते हैं, समझ नहीं आता, उनको बार बार एक ही चीज़ को 10 बार समझाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 10 बार समझाना पड़ेगा, 10 बार समझाया जाएगा। लेकिन देखो, बेवकूफ़ कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ध्यान से एक बार में देख लेते हो तो जरूर ये बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ता। होता क्या है ना, बच्चे अगर मोबाइल यहाँ देख रहे हैं और कहीं और ध्यान रहता है, दिमाग अगर कंसंट्रेट करके एक जगह अस्थिर रख के देखोगे तो बहुत बेहतर तरीका से समझ आ जाएगा एक ही बार में, बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज और बहुत ही शॉर्ट नोट्स करके इसको पढ़ाता हूँ। इतना ज़्यादा शॉर्ट करके हमको नहीं लगता कि कहीं आपको यूट्यूब पर मिलेगा या किसी भी तरह का फ्री क्लासेस आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है ना, तो सामंत
मतलब होता है क्या कि पहले के जो राजा वगैरह थे अपने अधिकारियों को क्या करते थे, वेतन के जगह पर यानी पैसा के जगह पर जमीन दे देते थे। यानी मान लो साल भर में हमारा वेतन हो गया, मान के चलो कि 10 लाख रुपए। अब 10 लाख के जगह पर इस समय जमीन का जो रेट होगा, मान लो 10 लाख में क्या मिलेगा, 10 धूर जमीन मिल जाएगा, लाख रुपए धूर होगा, कहीं कहीं सस्ता अगर होगा तो, नहीं तो 5 धूर मिलेगा। तो 5 धूर जमीन क्या किया, वो हमको दे देगा जो मेरा ऊपर का जो मेरा राजा होगा मान के चलो। तो उस समय जो राजा था ना क्या करता था, उस समय का राजा क्या करता था, अधिकारियों को वेतन के जगह पर क्या करता था, जमीन दे देता था। जमीन दे देता था, जमीन जो लेते थे ना उसी को बोलते थे सामंत, ठीक है। लेकिन होता क्या था ना कि मान के चलो कि अब वो जो अधिकारी है उसका बेटा भी अधिकारी बना, फिर उसका भी बेटा अधिकारी बना। इस तरह क्या हुआ कि अधिकारियों का एक पुस्तान चलते गया और उनको वेतन के जब जमीन मिलते गया। तो एक ऐसा भी वक्त आता था जब राजा से ज्यादा जमीन किसको हो जाता था, उसी सामंतों को हो जाता था जो शुरू से ही जमीन लेते आ रहे हैं। यानी उस अधिकारी को यानी उस ऑफिसर को इतना ज्यादा जमीन हो जाता था कि वो राजा से भी बड़ा क्षेत्र उसके पास हो जाता था। तो जाहिर सी बात है अगर राजा से बड़ा आपके पास जमीन हो गया, राजा से ज्यादा आपके पास क्षेत्र हो गया, तो लोग आपको ज्यादा फॉलो करेंगे कि राजा का ज्यादा फॉलो करेंगे, आप ही को ना करेंगे ज्यादा फॉलो। तो क्या होता था ना, कभी कभी क्या हमेशा ही जो सामंत ज्यादा, जिस सामंत के पास ज्यादा जमीन हो जाता था ना, वही सामंत क्या करता था, बाद में राजा को हटा देता था मार पीट के, और खुद ही अपना राजवंश शुरू कर देता था, खुद ही राजा बन जाता था। तो उसी तरह कनिष्कों का जो सामंत थे वो कौन थे, गुप्त थे। गुप्त भी धीरे धीरे इनके पास इतना ज्यादा जमीन हो गया कि ये कनिष्क यानी कुषाण वंश से अधिक ज्यादा जमींदार हो गए। अब ज्यादा जमींदार हो गए तो लोग ज्यादा इनको फॉलो करने लगे। तो क्या किए, गुप्त वंश धीरे से इनको मार के हटा के खुद क्या बन गए, शासक बन गए। अब क्या है, अब हम लोग समझ गए लोग कि गुप्त आ जाएगा, यानी कि इसका अगला जो क्लास क्या होगा, गुप्त वंश के बारे में पढ़ना। देखो गुप्त वंश थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ऐसे भी बीपीएससी या किसी भी एग्जाम में सबको पता है कि मौर्य वंश से ज्यादा क्वेश्चन रहता है, गुप्त वंश से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। वो सब जब प्राचीन भारत पढ़ा देंगे ना तो एक बार बता देंगे कि इसमें से कौन कौन चैप्टर जो है पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। या बीपीएससी एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, उसमें मैं बता दूंगा कि इससे क्वेश्चन ज्यादा आता है। जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, मतलब सबको एक जगह इकट्ठा करके मैं बता दूंगा, बेहतर तरीके से समझा दूंगा, समझ आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर को ज्यादा बार बार पढ़ने की जरूरत है। वो सब लास्ट में बताया जाएगा। अभी समझो कि अगला जो क्लास होगा हम लोग को गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो इसको क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं लोग, फिर से दूसरी क्लास में मिलेंगे लोग। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।